वेलकम टू प्रियंकाज एजुवर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की एक ऐसी क्लास जिसमें आपको मिलेगा कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में इंफॉर्मेशन। ये आपके रीट मेंस सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग की क्लास में लेके आ चुकी हूँ। 2 पार्ट्स में क्लास है, उनके एमसीक्यूज भी मैं करवा चुकी हूँ। तो ये वीडियो जो है ये सिलेबस का सेकंड टॉपिक है, जो थर्ड ग्रेड लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना। ये क्लास 1 होने वाली है, इसके बाद वाली क्लास भी देखना, उसमें भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी, आप वहां से दूसरी क्लासेस भी जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज बेस्ट कंसिडर्ड एज अप्रोच दृष्टिकोण रादर देन अ मेथड। यानी कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, संरचनात्मक दृष्टिकोण है किसी भी भाषा को सीखने का, उसमें क्या होता है संरचनात्मक नहीं, संचारात्मक दृष्टिकोण, जिसमें हम बच्चे को फोर्स करते हैं कि वो उस लैंग्वेज को यूज कर पाए। तो संचारात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को एक दृष्टिकोण समझा जाता है, जबकि एक विधि नहीं समझा जाता। ये इस पहली लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। फिर है इट एम्स टू मेक कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी संचार कुशलता द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का जो मेन लक्ष्य है यानी कि एम है वो क्या है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, यानी कि बच्चे को इस प्रकार से ट्रेन कर देना कि वो संचार में यानी कि किसी भी चीज को कम्युनिकेट कर पाने में कुशल बन जाए। और ये ही कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्या है, मेन लक्ष्य है। यानी कि कोई भी बच्चा है वो अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाए, संचार कर पाए। ये ही कम्युनिकेटिव दृष्टिकोण यानी संचारात्मक दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य होता है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाने वाली हूँ। फिर है इट डेवलप्स प्रोसीजर्स टू टीच 4 लैंग्वेज स्किल्स। अब आप जानते हैं कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच जो है वो क्या करती है, एक बच्चे में या फिर एक लर्नर में एक ऐसी पद्धति विकसित कर देती है, एक ऐसी प्रक्रिया विकसित कर देती है जो बच्चों को 4 भाषाई कौशल यानी 4 लैंग्वेज स्किल्स LSRW इस पे ध्यान देती है। और ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, इस चीज को हमें सिखाती है, यानी कि ये परस्पर निर्भर है। तो जो भाषा है और जो संचार है, ये सब LSRW से होके गुजरते हैं। पहले बच्चा लिसनिंग करेगा यानी सुनेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, बोलेगा, रीडिंग करेगा यानी किसी चीज को पढ़ेगा, राइटिंग करेगा यानी लिखेगा। तो आई होप यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेटिव अप्रोच कहती क्या है, कि ये भाषा को इस प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए कहती है कि जिसमें हमारे पूरे के पूरे विचार अभिव्यक्त हो जाएं। और ये संचार कुशलता पे ध्यान देती है, यानी कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी पे ये सबसे ज्यादा बल देती है, इतना आप याद रखिएगा। और ये एक ऐसा प्रोसेस डेवलप कर देती है, एक ऐसी प्रक्रिया डेवलप कर देती है, विकसित कर देती है, जो कि बच्चों को जो 4 भाषाई कौशल होते हैं LSRW, उसकी स्किल्स पे उसकी परस्पर निर्भरता को हमें एक्सप्लेन करती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, इसके नोट्स बना लीजिए, बहुत हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको क्लास सेकंड लेके आऊंगी। ये क्लास 1 है आज की, क्लास 2 लेके आऊंगी। उसके बाद जो क्लास 3 होगी उसमें हम इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे कि आखिर एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। और इससे एक सवाल तो बनता ही बनता है इंग्लिश टीचिंग मेथड में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग है क्या। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड फीलिंग्स ऑफ गिविंग पीपल इन्फॉर्मेशन। संचार एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को, या फिर लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई सूचना देते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके बाद है विचारों भावनाओं को व्यक्त करना है, जानकारी देना, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। अभी जैसे मैं अपने भावना और अपने विचारों को आपको अभिव्यक्त कर रही हूँ, यानी कि मैं अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, या फिर गिविंग पीपल इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन ही तो दे रही हूँ, तो ये एक तरीके का क्या है, कम्युनिकेशन है। तो लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन हमने जान लिया कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना कम्युनिकेशन कहलाता है। लैंग्वेज क्या है यानी भाषा क्या है, द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग यूज्ड बाय पीपल। देखो, ये एक ऐसा भाषा का सिस्टम है जिसमें एक भाषा की ऐसी पद्धति है ना, संचार की एक ऐसी पद्धति है भाषा, जिसमें हम किसी को लिख के या फिर स्पीच यानी कि बोल के अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी बोलचाल और लेखन द्वारा संप्रेषण का माध्यम है भाषा। लैंग्वेज क्या है, बोलचाल यानी कि कम्युनिकेशन, और राइटिंग यानी लिखकर हम किसी को अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। तो आई होप कम्युनिकेशन और लैंग्वेज आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनता, ये तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज होते क्या है। क्वेश्चन जहां से बनेंगे वो आगे है। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी कि लैंग्वेज यानी भाषा और कम्युनिकेशन यानी संचार, इन दोनों में आखिर
क्या संबंध है? ठीक है? देखो, लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन। अब ये कह रहा है कि भाषा ही संचार है। भाषा ही संचार कैसे है? लैंग्वेज मतलब भाषा और कम्युनिकेशन मतलब संचार। भाषा ही संचार है। देखो, आप जानते हो, आप हिंदी लैंग्वेज बोलो, आप अंग्रेजी भाषा बोलो, कोई सी भी लैंग्वेज बोलो, उसके थ्रू आप अपने विचार लोगों को अभिव्यक्त करते हैं। तो एक तरफ से संचार हो गया ना, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना? वो किसके थ्रू हो रहा है? आपकी लैंग्वेज के थ्रू। यानी कि आप किसी से भी बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज में कर रहे हैं। अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, एक लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेशन। फिर दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेटिव एक्ट्स डू नॉट ऑलवेज नीड वर्ड्स। यानी कि हमेशा संचार जो है, जितने भी संचारात्मक एक्ट्स हैं, एक्ट्स का बोले तो मतलब जितने भी हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हम संचार कर रहे हैं, जरूरी नहीं हम उसमें शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो गूंगे होते हैं, जो बोलते नहीं है ना, तो क्या वो अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करते बिना शब्दों के? करते हैं ना। तो साइन लैंग्वेज भी एक तरीके का संचार हो सकता है। और कई ऐसी साइलेंट फिल्म्स भी बनती है, मूवीज बनती है, जिसमें किसी शब्द का यूज नहीं होता, बस वो अपने हाव भाव से, अपने विचारों की अभिव्यक्ति से ही अपना जो कंटेंट है वो हमारे तक पहुंचा देते हैं। तो कम्युनिकेटिव एक्ट्स डू नॉट ऑलवेज नीड वर्ड्स का मतलब यही हुआ कि जितनी भी संचारात्मक क्रियाएं हैं, उनमें जरूरी नहीं कि शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा पॉइंट है एम इज टू डेवलप द एबिलिटी एंड स्किल टू कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज। तो इन दोनों में संबंध की एक मेन बात आती है कि इसका लक्ष्य क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी एबिलिटी यानी कि ऐसी दक्षता हासिल कर ली जाए या फिर विकसित करवा दी जाए, और स्किल ऐसा कौशल बना दिया जाए कि किसी भी भाषा के थ्रू, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, यानी किसी भी भाषा के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाओ, अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त आप कर पाए। तो यही संबंध है भाषा और संचार के बीच में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैंने बीच बीच में जो हाई टिपिकल वर्ड्स हैं उनको हिंदी में भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ताकि आपको इजीली आ सके समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्सपर्ट व्यूज ऑन कम्युनिकेटिव अप्रोच। यानी कि जो विशेषज्ञों का क्या दृष्टिकोण है कम्युनिकेटिव अप्रोच पे, यानी कि संचारात्मक दृष्टिकोण पे इन लोगों की क्या ओपिनियन है, इनकी क्या राय है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है एच जी विडोसन ब्रमफिट सी, ये क्या कहते हैं? देखिए, ये कुछ भाषाविदों के नाम है, ये कुछ एक्सपर्ट से विशेषज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं देख लेते हैं। देखो, ये जो नाम दिया है एच जी विडोसन ब्रमफिट सी, इन्होंने क्या कहा है? कम्युनिकेशन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। ये कह रहा है कि किसी भी भाषा का सबसे आधारभूत जो फंक्शन होता है वो होता है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। संचार ही किसी भाषा का सबसे आधारभूत ढांचा है, ठीक है, फंक्शन है। इट मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड इन द करिकुलम। यानी कि कम्युनिकेशन को किसी भी पाठ्यक्रम में, करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का, किसी भी भाषा का सबसे आधारभूत फंक्शन होता है, और इसको करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में डालना ही चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं तो उनमें संवाद दिए जाते हैं, है ना, डायलॉग्स दिए जाते हैं बीच बीच में, कहानियों के बीच में, पाठ के बीच में। हमें लगता है कि फालतू की चीजें, वो फालतू की चीजें नहीं, बल्कि बच्चों में कम्युनिकेटिव एबिलिटी बढ़ जाए, संचारात्मक उनकी दक्षता बढ़ जाए, इसीलिए इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। तो एच जी विडोसन और ब्रमफिट सी ने भी यही कहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, डेल हाइमस का। देखो, डेल हाइमस क्या कहते हैं? देखिए, इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज कवर्ड यूजेज, ये यूजेज पे फोकस करते हैं। यानी कि किसी भी भाषा को, भाषा में संचार का प्रयोग, यूजेज यानी प्रयोग होना ही चाहिए। ये कहते हैं कि देयर इज नो नीड टू टीच ग्रामर सेपरेटली। ये कहते हैं कि व्याकरण को अलग से पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसी में उन चीजों का उपयोग कीजिए। यानी कि जब बच्चों को हम कोई भी भाषा सिखा रहे हैं तो उसमें कम्युनिकेशन को तो डालना ही डालना है। यानी कि भाषा के प्रयोग पे डेल हाइमस फोकस करते हैं। तो आपको याद रखनी है बात, डेल हाइमस जो है वो क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिव अप्रोच में बच्चों को जो भाषा सीखने को मिल रही है या फिर सिखाई जा रही है, तो उनको प्रभावशाली तरीके से कब सिखा सकते हैं? जब उसका प्रयोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। डेल हाइमस यूजेज पर फोकस करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है डॉक्टर शेख मौला। डॉक्टर शेख मौला क्या कहते हैं देखते हैं। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच गिव्स नॉट ओनली ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, व्यावहारिक व्याकरणिक दक्षता, बट ऑल्सो सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। जैसे ये कहते हैं डॉक्टर शेख मौला, कहते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच यानी कि ऐसी दृष्टिकोण जिसमें लर्नर केंद्र में है, यानी कि सीखने वाला केंद्र में है, उसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ व्याकरणिक दक्षता नहीं देखी जाती, बल्कि सामाजिक कौशल भी देखा जाता है। यानी कि बच्चे को सिर्फ ग्रामर के रूल्स नहीं सिखाए जाते, उसको समाज में किस तरीके से बोलना है, सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, क्या सिखाना है उसको, कि वो समाज में भी उसका यूज ले सके, इस पर फोकस करते हैं। व्हाट टू से, हाउ, व्हेन एंड वेयर। यानी कि सिर्फ ग्रामर सिखाने देने से काम नहीं होगा, बच्चों को समाज में व्हाट टू से, क्या कहना है, हाउ, कैसे कहना है, व्हेन, कब कहना है, एंड वेयर, कहाँ कहना है, ये सब सिखाया जाना चाहिए। ये कौन कहता है? डॉक्टर शेख मौला। फिर है डेविड न्यूनन, कहते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अबाउट इंटरैक्शन, यानी परस्पर क्रिया, नॉट जस्ट रूल्स। डेविड न्यूनन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, यानी कि संचारात्मक दृष्टिकोण है, वो कहता है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच
किसके बारे में बात करता है? इंटरैक्शन के बारे में। इंटरैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से परस्पर क्रिया करना, आपस में बोलना, ना कि सिर्फ रूल्स, यानी कि सिर्फ नियमों में बंद के नहीं रहता कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच कहता है कि इसमें आपस में भी क्रिया होनी चाहिए। जैसे बच्चे जो है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से इंटरैक्ट ही तो कर रहे हैं, और सिर्फ रूल्स नहीं सीख रहे, वो एक दूसरे से इंटरैक्शन भी सीख रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सवाल आते हैं खास करके डेल हाइमस से आते हैं। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, यानी कि जो संचारात्मक दृष्टिकोण है, उसके क्या सिद्धांत है। सबसे पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ये, यानी कि शिक्षार्थी जो सीखने वाला है वो केंद्र में होता है, ऐसा दृष्टिकोण है। यानी कि जो सीखने वाला है ना, वो ही बीच में होता है, यानी वो ही इसका कर्ता धर्ता होता है। तो देखिए, फोकस ऑन लैंग्वेज नीड्स, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, बल्कि आपसे क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे, और वो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आएंगे। आप बस इस थ्योरी को ध्यान से समझिए और पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो देखिए, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच क्या कहती है, इसमें बच्चा केंद्र में होता है, इसमें सीखने वाला केंद्र में होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ये किस पे फोकस करता है? लैंग्वेज नीड्स, यानी कि बच्चों की भाषा की क्या आवश्यकता है, सबसे पहली बात। ठीक है, क्या सीखता है कि बच्चों की भाषा की आवश्यकताएं क्या है। दूसरा, इंटरेस्ट, बच्चों की रुचियां देखता है ये, मतलब टीचर का इंटरेस्ट नहीं देखता है यहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा जाता है कि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है ना। और प्रोग्रेस ऑफ लर्नर्स, और यहाँ पे बच्चों की ही, यानी जो सीख रहा है उसी की ही प्रोग्रेस देखी जाती है, यानी उन्होंने कितनी प्रगति की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ये आपको मालूम होनी चाहिए, यानी शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, जिसमें बच्चों की भाषाई आवश्यकताओं को देखा जाता है, उनकी रुचियों को देखा जाता है, और बच्चों की प्रगति को देखा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, उससे नोट्स बना लेना आप। ओके, नेक्स्ट है फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी। देखो, फ्लुएंसी एक्यूरेसी के ऊपर है, कैसे देखो। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का मतलब होता है प्रवाह। ठीक है, जैसे स्पॉन्टेनियस इफेक्टिव लैंग्वेज यूज। फ्लुएंसी कहती है कि भाई हर चीज एकदम इंपॉर्टेंट वे में होनी चाहिए, है ना, और उसमें इफेक्टिव लैंग्वेज का भी यूज होना चाहिए। जैसे कि हम किसी भी चीज को बोलते हैं उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश हम बोल रहे हैं तो वो एक प्रवाह के साथ होना चाहिए, बहुत ही अच्छे वे में होना चाहिए। फिर होता है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी शुद्धता, करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी में भी पढ़ा था, यानी कि बच्चों को कोई भी चीज सिखाई जा रही है तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी दोनों का यूज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो इंग्लिश को इंग्लिश बोलता है, तो अगर हम उसको सही करते हैं कि बेटा ये इंग्लिश नहीं, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि हम उसको लैंग्वेज के करेक्ट यूज सिखा रहे कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बोला जाता है। और फ्लुएंसी कैसे है, मान लीजिए कि वो अटक अटक के बोलता है, वैसे ना करके उसको एकदम स्मूथली बोलना सिखाएं, तो वो हो जाएगा फ्लुएंसी, यानी कि एक प्रवाह के साथ बोलना सिखाएं कि कहाँ पे उसको पॉज लेना है, कहाँ उसको ब्रेक लेना है, कहाँ उसको तेजी से बोलना है, कहाँ उसको लो पिच देना है अपनी आवाज में, इस सबको बोलते हैं फ्लुएंसी। तो ये सब क्लियर होना बहुत जरूरी है। इन सीएलटी, सीएलटी का मतलब होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्या होता है सीएलटी का मतलब? कम्युनिकेटिव, ये सीएलटी जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि संचारात्मक भाषाई शिक्षण। ओके, संचारात्मक भाषाई शिक्षण। इन सीएलटी फ्लुएंसी इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर एक्यूरेसी। सीएलटी यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में फ्लुएंसी इज प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि प्राथमिकता किसको दी जाती है? फ्लुएंसी को। याद रखना ये बात, प्राथमिकता किसको दी जाती है? फ्लुएंसी को, यानी कि प्रवाह को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है एक्यूरेसी के ऊपर, यानी कि एक्यूरेसी को, सटीकता को, शुद्धता को, शुद्धता से ज्यादा, एक्यूरेसी से ज्यादा किसको भाव दिया जाता है? किसको प्राथमिकता दी जाती है? फ्लुएंसी को, यानी कि प्रवाह को। याद रखना इस बात को। ठीक है, कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी में किसको भाव दिया जाता है, किसको प्राथमिकता दी जाती है? फ्लुएंसी को। किसके ऊपर? एक्यूरेसी के ऊपर, यानी शुद्धता से ज्यादा प्रवाह को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। स्पेशली ड्यूरिंग प्रैक्टिस, यानी कि जब प्रैक्टिस करवाई जाती है तो बच्चों को पहले शुद्धता से पहले किस पे ध्यान दिया जाता है, किसको प्राथमिकता दी जाती है? फ्लुएंसी पे, यानी कि प्रवाह पे। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। तीसरा प्रिंसिपल है टीचिंग लैंग्वेज इन स्मॉल चंक्स, यानी कि टुकड़ों में भाषा शिक्षण। ये आपको पहले भी पढ़ा था कि भाई चंकिंग करना, बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाना। तो टीचिंग लैंग्वेज यानी भाषा शिक्षण कराना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के। लैंग्वेज इज टॉट यूजिंग रियलिस्टिक टास्क, किसी भी भाषा को सिखाने के लिए, किसी भी भाषा के शिक्षण के लिए रियलिस्टिक टास्क का यूज होना चाहिए, यानी कि उन बच्चों को रियल में कोई टास्क देना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल है टीचिंग प्रेजेंट टेंस थ्रू अ ट्रेन टाइम टेबल, है ना, यानी कि बच्चों को प्रेजेंट टेंस सिखा रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल सिखा रहे हैं, तो उसमें ट्रेन का एक टाइम टेबल यूज किया जाएगा, यानी कि ट्रेन का जो टाइम टेबल है, द ट्रेन इज अराइविंग शॉर्टली, इस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा। यानी कि किसी बच्चों को कुछ भी सिखाना है ना, कोई भाषा सिखानी है तो उसमें रियलिस्टिक टास्क दिए जाएंगे, यानी कि एकदम वास्तविक उनको टास्क दिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस
टू स्पीच यानी कि भाषण पर बल। देखो, इसमें भाषण पर बल दिया जाता है। लर्नर्स आर एनकरेज टू एक्सप्रेस थॉट्स ओरली। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि बच्चों को स्पीच के लिए यानी कि भाषण देने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए क्या किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, उनको फोर्स किया जाएगा। तो लर्नर्स आर एनकरेज्ड, उनको ऐसा एनकरेज किया जाता है सीखने वालों को कि वो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ओरली, ओरली यानी कि मौखिक रूप से, कैसे, मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकें। तो ये होता है इसका चौथा सिद्धांत कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का, है ना। इस पे किस पे बल दिया जाता है, ओरल स्पीच पे यानी कि बोल के सीखने पर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल ग्रामर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें फंक्शनल ग्रामर यानी कि क्रियात्मक व्याकरण पर बल दिया जाता है, ना कि सिर्फ स्ट्रक्चरल ग्रामर पर। यानी कि जो अपन सिखाते हैं ना, किसी बच्चे को इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस तरीके से नहीं सिखाया जाता, बल्कि बच्चों को व्यवहारात्मक रूप में, के क्रियात्मक रूप में, है ना, कि रियल में वो उसको प्रैक्टिस कर सके अपनी डेली लाइफ से जोड़ के, इस पे फोकस किया जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। जैसे देखो, ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली यानी कि आकस्मिक रूप से ग्रामर सिखाई जाती है, हाथों हाथ सिचुएशन, जैसे कि हम स्पेशली किसी को, बच्चे को ग्रामर का रूल ना बता के उसमें हम डायरेक्टली बच्चों को सिखा देते हैं वो चीज, हंसी मजाक में या फिर एकदम आकस्मिक रूप से, इंसिडेंटली यानी कि जानबूझ के कुछ ऐसा हम करें कि बच्चे उसको सिचुएशंस में रह के सीख पाए। नो नीड टू टीच फॉर्मल ग्रामर यानी कि उसमें औपचारिक व्याकरण सिखाने पे बल नहीं दिया जाता, बल्कि उसमें अनौपचारिक तरीके से सिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमें बच्चों को सिखाना है कि बच्चों, हमें बोलना है यह एक पंखा है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज अ फैन, ना कि हम उस बच्चे को ये सिखाए कि बेटा फैन एक नाउन है और दिस हम पास वाली चीजों के लिए यूज करते हैं, इज हम इसलिए लगाते हैं, ए हम आर्टिकल इसलिए यूज करते हैं। ये सब सिखाने के बजाय हम बच्चों को डायरेक्टली सिखा देते हैं कि बच्चों ये जो फैन है, ये पंखा है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज अ फैन। यानी कि इंसिडेंटली बच्चों को सिखाया जाता है टास्क देकर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में बल किस पे दिया जाता है, क्रियात्मक व्याकरण पे यानी फंक्शनल ग्रामर पे, ना कि स्ट्रक्चरल ग्रामर पे। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में टीचर का काम कैसा होता है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है, यानी कि सुविधा प्रदाता होता है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में जो टीचर है यानी जो सिखाने वाला है, वो सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है। यानी कि टीचर का जो रोल होता है यहाँ पे, वो एज अ फैसिलिटेटर होता है, यानी कि सुविधा प्रदाता के रूप में होता है। करना बच्चों को है, लेकिन टीचर क्या करता है, उनके लिए वो चीज सरल बनाना चाहता है। देखिए, टीचर क्रिएट्स लर्निंग सिचुएशंस। इसमें टीचर क्या करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है रीट में, है ना, कि टीचर का रोल क्या होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में। तो एज अ फैसिलिटेटर उसका आंसर सही था। तो देखो, टीचर क्या करता है, बच्चों के लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है और बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, ऐसी मौके देता है, ऐसी सिचुएशन उनके सामने क्रिएट करता है कि बच्चे उसको खुद ही करके सीखे। नॉट अ लेक्चरर बट अ पार्टिसिपेंट। और इसमें वो सिर्फ बच्चों को एज अ लेक्चरर नहीं पार्टिसिपेट करता, बल्कि वो एज अ पार्टिसिपेंट यानी कि उसमें सहभागी बन के बच्चों के साथ उस चीज को परफॉर्म करता है। तो फैसिलिटेटर का मतलब क्या हुआ कि जिसमें टीचर ही सिचुएशन क्रिएट करता है, बच्चों को मौके देता है और उसमें सिर्फ लेक्चरर की तरह परफॉर्म नहीं करता वो, यानी कि बच्चों ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बल्कि खुद भी उसमें सहभागी होता है और बच्चों को हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टेस्टिंग, यानी कि पारंपरिक परीक्षा प्रणाली नहीं होती है इसमें, जैसे कि हुआ करती थी। एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रतिभागी अवलोकन इसमें किया जाता है। इसमें टीचर खुद टेस्ट बनाता है और सेल्फ असेसमेंट यानी बच्चों को स्व मूल्यांकन का अवसर भी दिया जाता है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होगा, बच्चों को क्या किया जाएगा, बच्चों को ही नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टेस्टिंग यानी बच्चों को इस प्रकार से गाइड किया जाएगा कि इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रतिभागी अवलोकन किया जाएगा। बच्चे एक दूसरे से क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्रियाएं कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सबका अवलोकन किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। इसमें टीचर द्वारा बनाए गए टेस्ट उपयोग में लिए जाएंगे और सेल्फ असेसमेंट यानी कि खुद का स्व मूल्यांकन करने के अवसर दिए जाएंगे। खुद को सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का आकलन करने के मौके दिए जाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि भाई टीचिंग प्रोसीजर क्या होने वाला है इसमें, यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी में टीचिंग प्रोसीजर क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले देखिए, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। आइडेंटिफाई लर्नर्स नीड, यानी कि जो टीचर होता है उसका काम क्या होता है, सबसे पहले जो सीखने वाला है उसकी आवश्यकताओं की पहचान करना, कि बच्चों को आवश्यकता क्या है। उनको हिंदी नहीं आ रही, उनको इंग्लिश बोलने नहीं आ रही, उनको शब्द हार्ड लग रहे हैं बोलने में, या फिर उनकी ओरल अप्रोच सही नहीं है, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ये सब काम होता है एक टीचिंग प्रोसीजर का, है ना। ये सब क्या होते हैं, टीचिंग प्रोसीजर होते हैं, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया क्या है वो अभी अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टीचर का काम होता है आइडेंटिफाई लर्नर्स नीड, यानी कि जो सीखने वाले हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनकी
नीड्स आइडेंटिफाई करना यानी कि उनकी आवश्यकताओं की पहचान करना। दूसरा पॉइंट है डिजाइन टास्क एंड एक्टिविटी, यानी जो टीचर होगा सिखाने वाला वो बच्चों के लिए टास्क डिजाइन करेगा और एक्टिविटीज बनाएगा, क्रियाएं बनाएगा वो, है ना। फिर उसके बाद है वार्म अप ओरल एक्सरसाइजेस, यानी कि ऐसी वार्म अप ओरल एक्सरसाइजेस बनाएगा जिससे बच्चे जो हेजिटेशन भी महसूस करते हैं, हिचकिचाते बोलने में, वो भी उभर के आएंगे, अपने विचारों का क्या करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। फिर है क्रिएट इंटरैक्शन सिचुएशंस, यानी कि ऐसी टीचर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा, ऐसी परिस्थितियां बना देगा बच्चों के लिए कि बच्चे जो है आपस में इंटरैक्शन करेंगे, यानी कि पारस्परिक क्रियाएं करेंगे, है ना। जैसे टीचर ने बच्चों को टास्क दे दिया कि बच्चों तुम आपस में ही गेम खेलो, लैंग्वेज वाले, यानी कि जैसे बच्चा ए है और बच्चा बी है। टीचर बोलेगा ए बच्चे को कि तुम फ्रूट्स नेम बोलो, और सेकंड बच्चा जो है बी, बच्चा नंबर बी, वो क्या बोलेगा कि आप वेजिटेबल नेम बोलो। तो ऐसे क्या करेंगे, वो दोनों आपस में सीखेंगे भी और आपस में इंटरैक्शन भी करेंगे। तो टीचर होता है ये सब सिचुएशन क्रिएट करने वाला। फिर उसके बाद टीचर का काम क्या है, देखिए, प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड इनपुट्स, यानी कि बच्चों को उस चीज के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, यानी कि उनको ऐसी संसाधनों और इनपुट्स, यानी कि जिससे वो सीख सके, ऐसी चीजों का टीचर को अरेंजमेंट करना है, उनको बच्चों को प्रोवाइड करवाना है। प्रैक्टिस वाया कार्ड्स स्ट्रिप्स डायलॉग्स, यानी कि चाहे तो टीचर अपनी क्लास में डायलॉग संवाद रख सकता है कि चलो बच्चों सब अपने अपने आपस में एक दूसरे से संवाद करो इंग्लिश में, जैसे टूटा फूटा ही सही। तो टीचर क्या कर रहा है, कार्ड्स लेके आ सकता है, स्ट्रिप्स लेके आ सकता है, डायलॉग्स के थ्रू अपनी क्लास में कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी कि CLT पर फोकस करवा सकता है। एनकरेज पार्टिसिपेशन, खुद का भी पार्टिसिपेशन करेगा और बच्चों को भी एक्टिव पार्टिसिपेशन का करवाएगा, यानी कि कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठना चाहिए, वो सभी को पार्टिसिपेशन करवाएगा ताकि बच्चों की CLT यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मजबूत हो सके। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें रिसोर्सेज क्या यूज होने वाले हैं। देखिए, जब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होगी, है ना, यानी कि संचारात्मक भाषा शिक्षण होगा, तो उसमें बच्चों को क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने होंगे टीचर को, यानी किस किस चीजों का यूज किया जा सकता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज क्या यूज होंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहला है वर्ड कार्ड्स, ऐसे कार्ड्स जिन पे वर्ड लिखे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मान लीजिए टीवी बनी हुई है ना, टीवी बनी हुई है, तो उसके ऊपर लिखा होगा टेलीविजन, है ना, क्या लिखा होगा, टेलीविजन। तो बच्चे उसको पढ़ पाएंगे, तो बच्चे जानते हैं कि भाई ये टीवी है, लेकिन उस पे लिखा होगा कि भाई इस पे क्या लिखा है, टेलीविजन। तो बच्चे उस वर्ड से क्या करेंगे, खुद को जोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसको टीवी नहीं, इसको टेलीविजन कहा जाता है। फिर सेंटेंस स्ट्रिप्स होगा, यानी कि ऐसे छोटी छोटी पर्चियां टीचर बना देगा जिसपे सेंटेंस लिखे होंगे छोटे छोटे, इट इज अ बैट, इट इज अ काउ, दिस इज अ फैन, इस टाइप से, तो बच्चे सीख पाएंगे। मैचिंग टेबल्स, यानी कि ऐसे कोई टेबल बना सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे कुछ कुछ शब्द लिखे हुए, सामने उसकी इमेज बन रखी है, मान लीजिए डॉग है, कैट है या कुछ भी है, तो मैचिंग टेबल्स का यूज किया जा सकता है। एक्शन चिट्स, यानी कि जिसमें एक चिट है जिसपे लिखा होगा स्लीपिंग, है ना, स्लीपिंग, तो टीचर क्या करेगा, बच्चों को ये स्लीपिंग वाली एक्शन चिट दिखाएगा, तो बच्चे सोने का एक्शन करेंगे जिससे बच्चों को सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है ऑथेंटिक टेक्स्ट, यानी कि ऐसी टेक्स्ट बुक्स को रेफर करेगा जिसमें सब कुछ इजी वे में लिखा हो जो बच्चे समझ सके। पिक्चर्स एंड डायग्राम्स का यूज कर सकता है टीचर कि भाई जैसे सोने वाला एक्शन वो दिखा सकता है, तो बच्चे स्लीपिंग करके दिखाएंगे कि हाँ भाई ये स्लीपिंग वाला एक्शन है, तो हम स्लीपिंग करके दिखाएं। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन एक्सरसाइजेस, यानी कि जैसे बच्चों को शुरुआत में ही राइम्स सिखाई जाती है, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये सब सिखाया जाता है। तो वहां पे क्या सिखाया जाता है, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, यानी कि कहाँ बच्चों को दबाव लेना है, कहाँ पे बच्चों को उस चीज को उभार के बोलना है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे ब्रेक लेना है, कहाँ पे ज्यादा तनाव देना है, ये सब चीजें सिखाई जाती है। ओरल ड्रिल्स एंड डायलॉग्स, यानी कि बच्चों को कहा जा सकता है कि बच्चों तुम लोग आपस में एक मैं तुम्हें टॉपिक दे रही हूँ कि भाई अपने मम्मी पापा पे एक ऐसे बोलो, या फिर आप अपने मम्मी पापा की हेल्प कैसे करते हो उनके कामों में, तो इस पे सब जने एक संवाद कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों की ओरल ड्रिल हो रही है, डायलॉग्स हो रहे हैं, यानी कि उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही है। फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑडियो वीडियो एड्स, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों का भी यूज किया जा सकता है। जैसे न्यूज़पेपर है, बच्चों को बोला जाएगा बच्चों आप लोग धीरे धीरे सही न्यूज़पेपर पढ़ के बताओ। मैगजीन का यूज किया जा सकता है, ऑडियो वीडियो एड्स का यूज किया जा सकता है, टीवी वगैरह कुछ भी, रेडियो वीडियो। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर यानी भाषा के भी कई ऐसे आते हैं, जैसे छोटे बच्चों के क्लासेस में होते हैं कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं जिसमें पहले से ऑलरेडी पोएम्स वगैरह फिल कर दी जाती है, उनसे बच्चे पढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग बोर ना हो जाए, आपके सब मिक्स खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं एंड करती हूँ। इसकी सेकंड वाली क्लास जरूर देखना जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें टीचर का रोल क्या है ना, और एक्यूरेसी और फ्लुएंसी में क्या फर्क है, कहाँ इसका क्या रोल है, वो सब हम समझेंगे। और अगली क्लास में ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका इस पार्ट से 2 या 1 नंबर का सॉरी 2 या 1 क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। तो आप उस अगली वीडियो को भी मिस मत करना। आज के लिए बस इतना ही। प्रियंका एजुवर्स को सब्सक्राइब करें, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझाने का जिम्मा मैंने लिया है। आपके 18 में से 18 मार्क्स मैं कवर करवाऊंगी, डोंट वरी। और लेवल 2 के लिए भी जो इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स है वो सब मैं कवर करवा दूंगी, डोंट वरी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।